स्टूडेंट, आज हम स्टार्ट कर रहे हैं लास्ट टॉपिक हमारे इस चैप्टर का, चैप्टर नंबर 4 का, पीरियोडिक प्रॉपर्टीज़ ऑफ एटम। जैसे कि मैंने लिखा है पीरियोडिक प्रॉपर्टीज़ ऑफ एटम, तो इसमें जो है हम 4 टॉपिक पढ़ेंगे: एटॉमिक रेडियाई, आयनाइजेशन एनर्जी, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। अब इसके अंदर जो है अगर हम देखें तो सबसे पहली प्रॉपर्टी हमारे पास आ रही है एटॉमिक रेडियाई। तो एटॉमिक रेडियाई होती क्या चीज़ है, आप इसको यूँ समझ सकते हैं कि मिसाल के तौर पर आपके पास 2 एटम्स हैं। जैसे ये 2 एटम्स हैं आपके पास, ये 2 एटम्स है, एक ये एटम है, एक ये एटम। तो एटॉमिक रेडियाई का मतलब यहाँ पर ये है कि अगर हमारे पास किसी भी 2 सेम एटम है, जैसे ये दोनों सेम एटम है, सेम एटम के सेंटर से जो फासला होगा उसका हम अगर हाफ कर देंगे तो वो हमारे पास क्या बन जाएगा, उसका रेडियाई बन जाएगा। तो इसकी डेफिनेशन जो है ना एटॉमिक रेडियाई की बनती है कि हाफ ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन द न्यूक्लियाई इन कोवेलेंटली बॉन्डेड डायटोमिक मॉलिक्यूल। तो कोई भी 2 सेम एटम के सेंटर से लेकर न्यूक्लियस तक का जो फासला है उसका अगर हम हाफ कर देंगे तो वो हमारे पास रेडियस बन जाएगा या एटॉमिक रेडियाई बन जाएगा। तो एटॉमिक रेडियाई जो है वो हमारे पास की डेफिनेशन ये होती है। अब अगर मिसाल के तौर पर अगर आपको ये देखना है कि एटॉमिक रेडियाई पीरियोडिक टेबल के अंदर से किस तरह से वो इंक्रीज या डिक्रीज होता है, तो हम इसको हम इस तरह से देख सकते हैं। ये थोड़ा सा मैंने जूम किया है, तो इसमें आप देख सकते हैं ये सबसे पहले ये वाले जो अगर हम ऊपर से नीचे की जानिब आते हैं, ये हमारे पास सारे के तरह तमाम ग्रुप्स हैं। तो फ्रॉम टॉप टू बॉटम जब हम आएंगे तो होगा क्या कि एटॉमिक नंबर में इजाफा होगा, एटॉमिक नंबर में इजाफा होगा ऊपर से नीचे की जाने में। जैसे इसका एटॉमिक नंबर 1 है हाइड्रोजन का, यहाँ पे हाइड्रोजन का 1 है, लिथियम का 3 है, सोडियम का 11 है। तो ऊपर से नीचे की जाने वाला है तो एटॉमिक नंबर में इजाफा हो रहा है। जब जैसे ही एटॉमिक नंबर में इजाफा होगा इसका मतलब ये होगा कि उनके शेल के अंदर इजाफा हो रहा है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन जितने ज़्यादा होंगे उतने ही शेल भरे जाएंगे। तो यहाँ पे लिखा हुआ है रेडियस, जो है वो रेडियस इंक्रीज डाउन अ ग्रुप। तो डाउन अ ग्रुप का मतलब है कि ऊपर से नीचे की जानब जब आएंगे तो रेडियस क्या होगा, इंक्रीज होगा। रेडियस क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। रेडियस इंक्रीज डाउन अ ग्रुप क्यों होगा, क्योंकि क्योंकि ईच रो ऑन द पीरियड टेबल एड्स अ शेल और एनर्जी लेवल इन द एटम। तो हर एक रो जो है वो इंक्रीज करती जाएगी, हर एक रो जो है वो इंक्रीज करती जाएगी। जब डाउन द ग्रुप आएंगे शेल बढ़ते चले जाएंगे, तो इसी वजह से ये इंक्रीज हो जाएगा। इसी तरह से अगर हम मिसाल के तौर पर लेफ़्ट टू राइट चलते हैं, देखिए लेफ़्ट है और ये राइट है, लेफ़्ट टू राइट चलते हैं, इसको हम बोलते हैं अलोंग द पीरियड। तो अलोंग द पीरियड जब चलेंगे तो रेडियस क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। डिक्रीज क्यों होगा, क्योंकि जब हम मिसाल के तौर पर जूम करके देखते हैं, मिसाल के तौर पर ये हमारे पास है पोटेशियम है और ये कैल्शियम है। अब अगर हम यूँ चल रहे हैं तो ये इसका एटॉमिक नंबर 19 है, इसका एटॉमिक नंबर 20 है। तो इनके जब इलेक्ट्रॉन को भरा जाएगा तो दोनों के शेल जो होंगे ना वो सेम होंगे। मतलब इसमें 19 इलेक्ट्रॉन आ रहा है, इसमें 20 इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं। तो अगर हम 2n² का फार्मूला जो लगाएंगे तो पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं, नेक्स्ट शेल में 8 आते हैं, तो दोनों में 10 भर लिए जाएंगे। मगर जो तीसरा इलेक्ट्रॉन होगा उसमें 18 आते हैं। तो तीसरे जो शेल होगा उन दोनों का तीसरा शेल होगा, इस 19 का भी तीसरा शेल होगा, 20 का भी तीसरा ही शेल होगा। तो अब शेल दोनों के सेम होंगे, दोनों के तीसरे तीसरे शेल होंगे। अब साइज़ का अंदाजा हम कैसे करेंगे, इनके हम नंबर ऑफ़ प्रोटॉन को देखेंगे। इसके नंबर ऑफ़ प्रोटॉन जो है कैल्शियम के 20 है, इसके नंबर ऑफ़ प्रोटॉन जो है वो 19 है, उसका एटॉमिक नंबर 19 है। तो इनके इसके कैल्शियम के प्रोटॉन ज़्यादा होने की वजह से जो ये इसके पॉजिटिव चार्ज ज़्यादा हो जाएंगे, और जो पोटेशियम होगा उसके जो है वो एटॉमिक नंबर उसका 19 है, तो इसके नंबर ऑफ प्रोटॉन 19 हो जाएंगे। तो इसके नंबर ऑफ प्रोटॉन 19 है, इसके नंबर ऑफ प्रोटॉन 20 है। तो नंबर ऑफ प्रोटॉन कैल्शियम के ज़्यादा होने की वजह से जो है हम ये कहेंगे कि जैसे ही पॉजिटिव चार्ज बढ़ जाएंगे तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द न्यूक्लियस एंड द वैलेंस इलेक्ट्रॉन, वैलेंस इलेक्ट्रॉन कौन सा होगा, जो आखिरी इलेक्ट्रॉन होगा, जो आखिरी शेल में भरा जाएगा। तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन और जो न्यूक्लियस होगा उसमें इसके इसकी इसकी फोर्स ज़्यादा होगी, क्योंकि इसमें प्रोटॉन ज़्यादा होंगे, और इसके अंदर जो है वो प्रोटॉन कम है, इसकी वजह से इसकी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वीक होगी। तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो ज़्यादा इसमें होगी कैल्शियम में, इसी वजह से साइज़ क्या हो जाएगा, श्रिंक हो जाएगा, साइज़ छोटा हो जाएगा। इसी तरह से हम आगे बढ़ते चले जाएंगे तो साइज़ क्या होता है, क्या साइज़ क्या होता चला जाएगा, श्रिंक होता चला जाएगा। तो यहाँ पे लिखा भी हुआ है मैंने ऊपर से, यहाँ पे नोट भी किया हुआ है कि एटॉमिक रेडियस डिक्रीजेज। जब यूँ जाएंगे तो एटॉमिक रेडियस डिक्रीज होगा, और ऊपर से नीचे की जाने पाएंगे तो एटॉमिक रेडियस जो है वो क्या होगा, इंक्रीज होगा।
तो पता ही चला कि जब हम डाउन द ग्रुप जाएंगे तो एटॉमिक रेडियस हमेशा इंक्रीज होगा और अलोंग द पीरियड जाएंगे तो डिक्रीज होगा। सही है बेटा। नेक्स्ट स्लाइड में हम देखते हैं, नया टॉपिक है ये हमारा, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, व्हाट इज़ आयोनाइजेशन एनर्जी। आयोनाइजेशन एनर्जी होती क्या चीज़ है, इसको आपने समझना है। तो आयोनाइजेशन एनर्जी को समझने के लिए इस पिक्चर को अगर हम गौर करें, ये पिक्चर आप देख रहे हैं, अब आपको पता है कि प्रोटॉन हमेशा सेंटर में होते हैं और इसके इर्द गिर्द जो है वो इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे हैं, जैसे कि इलेक्ट्रॉन सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा है। तो अब ये पॉजिटिव न्यूक्लियस का और ये नेगेटिव, इन दोनों के दरमियान क्या होती है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। तो जितनी ज़्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगी तो उतना ही इसमें से इलेक्ट्रॉन को निकालना मुश्किल होगा। इस जैसे कि ग्रीन कलर से यहाँ पे इलेक्ट्रॉन को जाहिर किया हुआ, रेड कलर से प्रोटॉन को जाहिर किया हुआ। तो अगर ये करीब करीब होंगे दोनों, मतलब ये कि न्यूक्लियस और जो इलेक्ट्रॉन है इनमें फासला कम होगा, तो इनके दरमियान ताकत ज़्यादा होगी, मतलब इसमें से हम इलेक्ट्रॉन को इतनी आसानी से निकाल नहीं सकेंगे। और जितना ये दूर होता चला जाएगा, ये इलेक्ट्रॉन जितना दूर होता चला जाएगा इस न्यूक्लियस से, तो उतना ही ये दोनों कमज़ोर हो जाएंगे, तो इसमें से इलेक्ट्रॉन आसानी से निकाला जा सकता है। तो अगर हम इसको समझें तो इस तरह से समझ सकते हैं। तो इसकी डेफिनेशन क्या है, आयोनाइजेशन एनर्जी इज अ मेजर ऑफ द अमाउंट ऑफ एनर्जी नीडेड टू रिमूव इलेक्ट्रॉन फ्रॉम एटम। तो किसी भी एटम के अंदर से इलेक्ट्रॉन को अगर हमें निकालना है तो हमें एनर्जी, उसमें से उसको हमें एनर्जी देनी होगी, उसको हम एनर्जी देंगे तो ही अपना इलेक्ट्रॉन छोड़ेगा। तो हम एनर्जी कितनी देंगे, कम देंगे ज़्यादा देंगे, डिपेंड किस पे करता है कि उनके दरमियान फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या है। तो इसको थोड़ा मज़ीद एक्सप्लेन किया गया, एज इलेक्ट्रॉन आर नेगेटिवली चार्ज एंड प्रोटॉन इन द न्यूक्लियस आर पॉजिटिव चार्ज, देयर विल बी अट्रैक्शन बिटवीन देम। जो मैंने आपको कहा कि इन दोनों के अंदर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगी। द ग्रेटर द पुल ऑफ द न्यूक्लियस, इन दोनों के दरमियान ग्रेटर पुल होगा या इन दोनों के दरमियान फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा होगी, द हार्डर इट विल बी पुल एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम एन एटम। तो उतना ही मुश्किल होगा इसमें से इलेक्ट्रॉन को निकालना। तो ये आपको अट्रैक्शन दिखाएगी। अब यहाँ पे एक एग्जांपल दी गई है लिथियम की। लिथियम का एटॉमिक नंबर होता है 3, तो इसके अंदर 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं। सही है, 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 3 प्रोटॉन। प्रोटॉन यहाँ पर है तीनों, पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन आ गए और आखिरी शेल में 1 इलेक्ट्रॉन आ गया। अब इस इलेक्ट्रॉन को निकालना आसान है क्योंकि ये एक ही इलेक्ट्रॉन है और ये आसानी से अपना इलेक्ट्रॉन लूज कर सकता है। इसने अपना इलेक्ट्रॉन लूज किया, अब इसके बाद 2 इलेक्ट्रॉन हो गए। अब इसको चार्ज आ गया पॉजिटिव, क्यों, क्योंकि इसके बाद प्रोटॉन 3 है और इलेक्ट्रॉन जो है वो 2 है, आप देख सकते हैं। अब मज़ीद इसको देखते हैं। अब ये हमने जो है लिथियम, इस पिछली स्लाइड में हमने लिथियम में से 1 इलेक्ट्रॉन निकाल लिया था। अब यहाँ पे सब बताया जा रहा है कि अगर हमारे पास हम 1 इलेक्ट्रॉन जब निकाल लेते हैं तो मज़ीद हम इलेक्ट्रॉन जब निकालेंगे तो और मज़ीद मुश्किल हो जाएगी। कैसे, मिसाल के तौर पर सोडियम का एटॉमिक नंबर 11 होता है, तो पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन आए, उससे नेक्स्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन आए, 2 और 6 8 हो गए, उससे मज़ीद शेल में 1 और इलेक्ट्रॉन आ गए, ये हो गए इसके 11 इलेक्ट्रॉन। अब इसमें से 1 इलेक्ट्रॉन को निकाल दिया गया, तो अब इसके बाद कितने बच गए, ये 10 इलेक्ट्रॉन बच गए। जब 1 इलेक्ट्रॉन को निकाला गया तो आप देख सकते हैं कि सोडियम को एनर्जी कितनी देनी पड़ेगी, 496 किलो जूल देनी पड़ेगी। इसको बोलते हैं फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी, 496 देनी पड़ी इसको। फिर जब अब ये हमारे पास इसके पास हो गए पहले से 11 इलेक्ट्रॉन, अब हो गए इसके बाद 10 इलेक्ट्रॉन। अब 10 में से भी 1 इलेक्ट्रॉन को निकाल लिया जाए अगर मिसाल के तौर पर, तो अब 10 में से जब 1 इलेक्ट्रॉन निकाला जाएगा तो वो मुश्किल होगा, क्यों, क्योंकि अब इसका साइज़ हो गया कम। पहले साइज़ ये उस पहले इसके बाद 3 शेल थे, पहले शेल, दूसरा शेल और तीसरा शेल। अब साइज़ हो गया 2 शेल का, पहला शेल और ये दूसरे शेल। तो अब जब साइज़ कम हो जाएगा तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा हो जाएगी न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन के दरमियान, तो उतना ही मुश्किल होगा इलेक्ट्रॉन को निकालना। तो पता ही चलता है कि पहला जो हम पहली मरतबा जब इलेक्ट्रॉन निकालते हैं उसकी आयोनाइजेशन एनर्जी, उसको फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी कहते हैं। मगर जब सेकेंड आयोनाइजेशन एनर्जी होती है वो ऑलवेज ग्रेटर होगी, क्यों, जो साइज़ हो जाएगा इंक्रीज। तो अब ये Na+ में से आप इलेक्ट्रॉन को निकाल रहे हैं, पहले आपने Na में से निकाला था, तो अब Na+ में से 1 इलेक्ट्रॉन को निकाला। अब जब आप देख सकते हैं कि ये 496 थी, अब कितनी होगी, 4560 हो गई। अभी दूसरी मरतबा जब इलेक्ट्रॉन निकालेंगे तो आपको इतनी ज़्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी। फिर तीसरी मरतबा जब निकालेंगे तो उतनी ज़्यादा देनी पड़ेगी। देख सकते हैं आप इसमें, ये तीसरी मरतबा इस तरह से। तो सिमिलरली मैग्नीशियम को भी बताया गया है यहाँ पे ग्राफ के ज़रिए। तो पता ही है नतीजा ये अखज़ हुआ कि द सेकेंड आयोनाइजेशन पोटेंशियल इज द एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव अनदर द सेकेंड इलेक्ट्रॉन। तो सेकेंड
यहाँ पे लिखा भी हुआ है सेकेंड इलेक्ट्रॉन ऑलवेज ग्रेटर देन द फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी. The third ionization energy is the energy required to remove a third electron. तो थर्ड आयनाइजेशन एनर्जी और ज़्यादा ग्रेटर होगी. द थर्ड आयनाइजेशन एनर्जी ग्रेटर देन फर्स्ट ऑफ सेकेंड आयनाइजेशन एनर्जी. तो पता ही चल रहा है कि आयनाइजेशन एनर्जी जो है वो हमारे पास है क्या, एक किस्म की वो ताकत जो हम किसी भी दूसरे एटम के अंदर से इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए देते हैं. तो वो एनर्जी जो डिपेंड कर रही होती है कि उस पर साइज़ क्या है या उसमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या है. अगर साइज़ ज़्यादा होगा, साइज़ ज़्यादा होने की वजह से जो है न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन में फासला ज़्यादा होगा. जब फासला ज़्यादा होगा तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या हो जाएगी बेटा, वीक हो जाएगी. तो वीक जब हो जाएगी तो उसमें से इलेक्ट्रॉन को आसान है निकालना. तो जो है वो इलेक्ट्रॉन आसानी से निकलेगा, तो इसका मतलब कम एनर्जी देनी पड़ेगी आपको. और अगर हम साइज़ कम होगा तो उसमें आपको ज़्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी. इसके बाद जो है अब आपको बताया जा रहा है कि अगर हम अलोंग द पीरियड या डाउन द ग्रुप जाएंगे तो क्या होगा. जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया था कि जब डाउन द ग्रुप जाएंगे तो साइज़ इंक्रीज़ होगा. यहाँ पे यही बताया गया व्हाट हैपन डाउन अ ग्रुप. जब डाउन द ग्रुप जाएंगे तो क्या होगा, डिक्रीज. आयनाइजेशन एनर्जी क्या होगी, डिक्रीज होगी. सिंस द साइज ऑफ द एटम इज इंक्रीजिंग द अट्रैक्शन इज वीकर बिटवीन द आउटर शेल इलेक्ट्रॉन एंड द न्यूक्लियस. देयरफॉर इलेक्ट्रॉन आर ईजियर टू रिमूव. तो उसमें से जो है वो जो है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या हो जाएगी, वीक हो जाएगी. जिसकी वजह से जो है फोर्स आपको इलेक्ट्रॉन जो है आसानी से निकल सकता है. इसी तरह से जब हम अलोंग द पीरियड चलते हैं लेफ्ट टू राइट उसको हम कहते हैं, तो उसमें क्या होगा, इंक्रीज होगी. आयनाइजेशन एनर्जी इंक्रीज होगी. सिंस देयर इज एन इंक्रीज इन कोर चार्ज द अट्रैक्शन इज ग्रेटर बिटवीन द आउटर शेल इलेक्ट्रॉन एंड द न्यूक्लियस. देयरफॉर इलेक्ट्रॉन आर हार्डर टू रिमूव. तो इस तरह जाएंगे तो साइज जो डिक्रीज हो जाएगा, तो उसमें से उतना ही मुश्किल हो जाएगा हमें इलेक्ट्रॉन को निकालना. सही बेटा. तो ये हमारे पास जो है एग्ज़ाम में रीज़न भी आता है कि डाउन द ग्रुप जाएंगे तो आयनाइजेशन एनर्जी या आईपी वैल्यू जो है वो डिक्रीज़ क्यों होती है, और अलोंग द पीरियड जाएंगे तो इंक्रीज़ क्यों होती है. इसका रीज़न आपके सामने ही लिखा भी हुआ है और मैंने आपको समझा भी दिया. जो हमारा थर्ड टॉपिक है वो है इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी. इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी हम उस सलाहियत को कहते हैं जो किसी भी एलिमेंट की सलाहियत होती है. वो सलाहियत जो किसी भी दूसरे इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचे, वो सलाहियत जो किसी भी दूसरे एटम के इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचे, उस सलाहियत को हम कहते हैं इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी. द एबिलिटी ऑफ एन एटम टू अट्रैक्ट शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन टुवर्ड इटसेल्फ इज कॉल्ड इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी. अब इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी जो है एक किस्म की सलाहियत है, तो इसका कोई यूनिट नहीं होता. इसकी सिर्फ जो है रैंकिंग या स्केलिंग की गई है. स्केलिंग के तहत जो है हम ये देखते हैं कि अब इसमें से वो कौन से होंगे जो किसी दूसरे एटम के इलेक्ट्रॉन की तरफ खींच लेंगे. तो इसमें जो है हमारे पास जो नॉन मेटल होते हैं वो किसी भी दूसरे मेटल के इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींच लेते हैं. और मेटल वो होते हैं जो अपने इलेक्ट्रॉन हमेशा लूज़ करते हैं. तो आपको पता है कि आपने पहले भी पढ़ा है कि फर्स्ट है और सेकंड है जो है हमारे पास ये अल्कली मेटल कहलाते हैं या अल्कलाइन अर्थ मेटल कहलाते हैं. तो ये दोनों अपने इलेक्ट्रॉन को लूज़ करते हैं. और आपको पता है कि ये हैलोजन है हमारा, ये ऑक्सीजन है. तो ये जो है इलेक्ट्रॉन को गेन करने वाले हैं. सही है. तो ये मेटल्स हैं, वो नॉन मेटल्स हैं उस तरफ वाले. ये मेटल्स हैं आपके, और ये आपके पास नॉन मेटल्स हैं. तो ये इलेक्ट्रॉन को गेन करने वाले हैं और ये इलेक्ट्रॉन को लूज़ करने वाले हैं. तो यहाँ पे इसके बताया भी गया है कि ये जो ब्लू वाले हैं इनकी इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी क्या होती है, लो होती है. तो इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी ये ब्लू इनकी लो होती है, और हाई सबसे ज़्यादा इनकी होती है, इस ग्रुप की होती है, हेलोजन ग्रुप की. और हेलोजन में भी सबसे ज़्यादा किसकी होती है, फ्लोरीन की. तो फ्लोरीन की जो इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी होती है वो कितनी होती है बेटा, 4 होती है, 4.0. अगर उसको आप लेकिन 4.0 होती है. सही है ना. नोट करना है आप. ये फ्लोरीन की जो है ये हमारे पास 4.0 होती है इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी. सही है बेटा. तो और सबसे कम जो है इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी वो हमारे पास होती है, वो फ्रेंशियम की होती है. सबसे कम इस फ्रेंशियम की होती है, और सबसे ज़्यादा जो है हमारे पास इस फ्लोरीन की होती है. फ्लोरीन की कितनी होती है बेटा, 4.0. और इस ग्रुप को हम कहते हैं हेलोजन. ये आप पहले भी पढ़ के आ चुके हैं. नेक्स्ट स्लाइड में देख सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी डाउन द ग्रुप किस तरह होगी. जब ऊपर से नीचे की जाने आएंगे तो इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी में कमी हो जाएगी, क्योंकि उसमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है वीक हो जाएगी. एज यू गो डाउन अ कॉलम इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी डिक्रीज. एज यू उसको मजीद बताया गया, एज यू गो डाउन
एटॉमिक साइज इंक्रीज हो जाएगा, सो लेस अट्रैक्शन टू इट्स ऑन इलेक्ट्रॉन एंड द अदर एटम्स इलेक्ट्रॉन। तो ये जो है इनके दरमियान जो है लेस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगी, जिसकी वजह से जो है इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी डिक्रीज हो जाएगी। और अगर हम लेफ़्ट टू राइट जाएंगे, एज यू गो अक्रॉस अ पीरियड लेफ्ट टू राइट इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी इंक्रीज, एटॉमिक साइज इज डिक्रीज। इस तरह जाएंगे तो एटॉमिक साइज डिक्रीज हो जाएगा, एटॉमिक साइज कम हो जाएगा, सो देर इज अ मोर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन टू इट्स ऑन इलेक्ट्रॉन एंड द अदर एटम इलेक्ट्रॉन। सही बेटा, तो ये हमारे पास इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म है, तो इसको भी आप समझ लें कि ये हमारे पास वो सलाहियत है जो किसी भी दूसरे एटम के इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचती है। तो सबसे ज़्यादा सलाहियत जो फ्लोरीन की है वो है 4.0, और सबसे कम जो है फ्रेंशियम की है। और मेटल जो है वो उनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होती है, और नॉन मेटल की हमेशा ज़्यादा होती है। लास्ट टॉपिक जो है वो है इलेक्ट्रॉन अफिनिटी। अब इलेक्ट्रॉन अफिनिटी क्या चीज़ होती है? इलेक्ट्रॉन अफिनिटी को आप यूँ समझ लें कि जैसे आयनाइजेशन एनर्जी होती है जो किसी भी इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए दी जाती है, वो एनर्जी होती है। उस तो एनर्जी जब देते हैं तो जो है वो एंडोथर्मिक प्रोसेस होता है। अब यहाँ पर जो है जैसे ही आप इलेक्ट्रॉन वहाँ से जब निकल जाएगा, जब आप आयनाइजेशन एनर्जी देंगे तो इलेक्ट्रॉन वहाँ से जब रिमूव हो जाएगा, रिमूव होके कहीं ना कहीं किसी न किसी दूसरे एटम के पास वो एडअप होगा। तो जो एटम इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा तो उनके ऊपर कुछ ना कुछ एनर्जी चेंजेस आएंगे। अब मिसाल के तौर पर आप यूँ समझ लीजिए कि आपके घर के माहौल के अंदर जो है कोई नया मेहमान आता है खाने के लिए, पीने के लिए, रुकने के लिए, तो आपके घर के अंदर जो है वो जो है कैसे मामला चेंज हो जाते हैं, रहन सहन, खाना पीना, जो है फाइनेंशियल वगैरह आपके घर के माहौल में चेंजेस आ जाती हैं। इसी तरह से जैसे ही इलेक्ट्रॉन गेन करता है, जैसे अब ये क्लोरीन है, उसने इलेक्ट्रॉन गेन किया तो उसके ऊपर एनर्जी चेंजेस आएंगी। अब वो एनर्जी चेंजेस जो होंगी उसको हम बोलेंगे इलेक्ट्रॉन अफिनिटी। तो पहले क्लोरीन था, उसके 17 इलेक्ट्रॉन थे, 17 प्रोटॉन थे। जैसे ही उसने इलेक्ट्रॉन को गेन किया तो अब इसके पास हो गए 18 इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन हो गए 17। तो इलेक्ट्रॉन ज़्यादा हो गए, इसकी वजह से इस पर नेगेटिव चार्ज लग गया। तो पता ही चलता है कि जब भी हम नेगेटिव चार्ज बनाते हैं या एनाइन बनाते हैं तो उसके लिए जो एनर्जी चेंज आएगी उसको हम बोलेंगे इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की डेफिनेशन क्या है? इज द एनर्जी चेंज अकम्पनिंग द एडिशन ऑफ एन इलेक्ट्रॉन टू अ गैसियस एटम। अच्छा, ये अफिनिटी, व्हाट डज द वर्ड अफिनिटी मीन? अफिनिटी का मीन जो है वो यहाँ पर ये है कि अट्रैक्शन फॉर इलेक्ट्रॉन की अट्रैक्शन, उसको हम अफिनिटी कहते हैं यहाँ पे। तो इलेक्ट्रॉन अफिनिटी इज द एनर्जी चेंजेस दैट अकर व्हेन एन एटम गेन एन इलेक्ट्रॉन, और इसको मेजर करते हैं किलो जूल के अंदर। वेयर आयनाइजेशन एनर्जी इज ऑलवेज एंडोथर्मिक। जब आयनाइजेशन एनर्जी क्या है कि जब हम किसी को एनर्जी देते हैं तो वो अपना इलेक्ट्रॉन लूज़ करता है, तो ये हमेशा एंडोथर्मिक होती है आयनाइजेशन एनर्जी। वाइल इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इज़ यूजुअली एक्सोथर्मिक, ये ज़्यादातर नेगेटिव में होती है क्योंकि ये लूज़ करता है, इलेक्ट्रॉन जो है वो अपनी एनर्जी लूज़ करता है। मगर ये हमेशा जो है एक्सोथर्मिक नहीं होती, कभी कभार ये पॉजिटिव भी होती है। अब ये कब पॉजिटिव होती है इसके बारे में मैं बता रहा हूँ आपको मैं। तो पहले तो ये समझिए, एज यू मूव डाउन ग्रुप इलेक्ट्रॉन एफिनिटी डिक्रीज। जब ऊपर से नीचे की जाने जो आएंगे, डाउन द ग्रुप जाएंगे, तो आपकी जो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी होगी ये क्या होगी बेटा? हमेशा डिक्रीज होगी, मगर कुछ केसेस के अंदर ये डिक्रीज नहीं इंक्रीज भी होती है। अब मैं आपको बताता हूँ उसमें एक्सेप्शन केसेस हैं। इसी तरह से अगर एज यू मूव अक्रॉस द पीरियड, अगर हम यूँ चलते हैं लेफ्ट टू राइट, तो ये क्या होती है? इंक्रीज होती है। तो इसमें भी आपको बता रहा हूँ कि इसमें भी एक्सेप्शन केस है। तो ये दोनों जो है जनरली तो ये है कि इलेक्ट्रॉन एफिनिटी डिक्रीज होगी जब डाउन द ग्रुप जाएंगे, जैसे आईपी वैल्यू जो डिक्रीज होती है, और अगर अलोंग द पीरियड जाएंगे तो इंक्रीज होगी, तो जैसे आईपी जो है वो इंक्रीज होती है। मगर जो इसमें एक्सेप्शन केस है वो आपको मैं बता रहा हूँ। अब इसमें जो है नेक्स्ट स्लाइड है हमारी, एनर्जी चेंज दैट अकर व्हेन एन एटम एक्सेप्ट एन इलेक्ट्रॉन, तो उसको हम इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कहते हैं। अब हैलोजन जो होते हैं हमारे, हैलोजन हैव हाईएस्ट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। अब हैलोजन इसमें से कौन से वाला आपको पता है? ये फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एसिटीन, ये हमारे पास हम देखते हैं, ये हमारे पास हैलोजन है। अब हैलोजन का इलेक्ट्रॉन एफिनिटी हाई क्यों होती है? क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन को हमेशा फ़ौरन से गेन कर लेते हैं, जैसे क्लोरीन, ब्रोमीन वगैरह। अब इसमें थोड़ा सा बात थोड़ी समझने की है, जो मैंने आपको कहा था कि जब डाउन द ग्रुप जाते हैं तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या होती है? डिक्रीज होती है। मगर यहाँ पे फ्लोरीन और क्लोरीन के अंदर ऐसा नहीं है। अब फ्लोरीन और क्लोरीन के अंदर थोड़ा सा मामला ये है कि जो फ्लोरीन है उसका एटॉमिक साइज जो है वो
क्लोरीन के मुकाबले में कम है। फ्लोरीन का एटॉमिक साइज क्लोरीन के मुकाबले में कम है, तो जिसकी वजह से जो है फ्लोरीन की जो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी है वो ज़्यादा है और इसकी जो है वो क्लोरीन की कम है। तो यहाँ पे ये एक्सेप्शन है। एक तो ये डाउन द ग्रुप जब जाते हैं, आमतौर पे डाउन द ग्रुप जाते हैं तो इंक्रीज होगी, मगर यहाँ पे ऐसा नहीं है। ये ज़्यादा है, ये हमारे पास कम हो जाती है और फिर ये ज़्यादा, इस तरह से इसके अंदर इन दोनों के अंदर जो सा रेगुलेटरी पाई जाती है फ्लोरीन और क्लोरीन में, क्योंकि फ्लोरीन का साइज़ छोटा है। दूसरा जो मैंने आपको बताया था कि अगर हम चलते हैं लेफ़्ट टू राइट चलते हैं, तो इसमें लेफ़्ट टू राइट में जो है अगर हम गौर करते हैं, नाइट्रोजन और कार्बन के अंदर जब इलेक्ट्रॉन को भरा जाता है, इसका एटॉमिक नंबर 6 है, इसका एटॉमिक नंबर 7 है। तो इसमें जब इलेक्ट्रॉन को भरा जाता है इन दोनों के अंदर, जैसे ही मतलब इलेक्ट्रॉन भर गए, फिर जब इलेक्ट्रॉन ये दोनों गेन करते हैं, जैसे इसके अंदर जो ये 7 इलेक्ट्रॉन है, इसके अंदर जो है 6 इलेक्ट्रॉन है, तो ये जब ये 8वां इलेक्ट्रॉन गेन करता है या ये 7वां इलेक्ट्रॉन जब गेन करता है, तो जब गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है दोनों के अंदर, तो इसके अंदर जो है जो इसके जो ऑर्बिटल हैं वो तीनों फिल होते हैं। इसमें एक ऑर्बिटल खाली होता है, तो जो है जिसकी वजह से जो है इसकी जो है वो इलेक्ट्रॉन अफिनिटी जो है वो ज़्यादा होती है और इसकी कम होती है। तो जिसकी वजह से हम ये कह सकते हैं कि इन दोनों के अंदर इरेगुलरिटीज पाई जाती है। तो ये हमारे पास जो है बेटा इलेक्ट्रॉन अफिनिटी का टॉपिक था और ये हमारा लास्ट टॉपिक था। और अब जो है इस चैप्टर के मैं सवाल जवाब वगैरह मैं आपको बता दूंगा। तो दैट इज़ ऑल फॉर टुडे। थैंक यू बेटा।